नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे SND एजुकेशन चैनल में स्वागत है। अगला टॉपिक आज फिर से लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के संबंध के बारे में विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आंसर: अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि है जो स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों तथा उनके एक दूसरे के मध्य व्यवहारों को नियंत्रित करती है, जबकि राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत उन नियमों को सम्मिलित किया गया है जिनके द्वारा विशिष्ट राष्ट्र के नागरिकों के आपसी व्यवहारों तथा संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम किसी विशिष्ट राष्ट्र के नागरिकों को भी प्रभावित करते हैं। अतः यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य क्या संबंध है, इनके बीच परस्पर विरोध होने पर क्या स्थिति होगी। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंधों को स्पष्ट करने हेतु कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अद्वैतात्मक एकात्मवाद सिद्धांत। नंबर 2, द्वैतात्मक द्वैतवाद का सिद्धांत। नंबर 3, विशिष्ट ग्रहता का सिद्धांत। नंबर 4, रूपांतर सिद्धांत। नंबर 5, प्रत्यायोजन का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, अद्वैतात्मक सिद्धांत। राइट, कैल्सन तथा ड्यूगिट आदि इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। 18वीं शताब्दी में 2 जर्मन विधिशास्त्र जॉन जैकब मोसार तथा गेओर्ग फ्रेडरिच वॉन मॉर्टेन्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया के विधि विद्वान कैल्सन ने अद्वैतात्मक सिद्धांत को विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के नियम एक विधि प्रणाली द्वारा आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि दोनों एक सार्वभौमिक विधि की 2 शाखाएं हैं, जो मनुष्य पर किसी न किसी रूप में लागू होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी विधियों का निर्माण केवल व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। राष्ट्रीय विधि उन पर प्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन पर राज्यों के माध्यम से बाध्यकारी होती है, क्योंकि दोनों विधियों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय समस्याओं का हल करना है। इसलिए यह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अद्वैतात्मक सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार अंतिम विश्लेषण में सभी विधियों के मूल में हम मनुष्य को ही पाते हैं कि चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय विधि हो या राष्ट्रीय विधि, विधियाँ मनुष्य के लिए मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। नंबर 2, द्वैतात्मक सिद्धांत। द्वैतात्मक सिद्धांत को 1899 में जर्मन विधिवेत्ता ट्रिपेल ने प्रतिपादित किया था। बाद में इस सिद्धांत का अनुसरण इटली के विधिवेत्ता एंजो लोटी ने किया। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जर्मन विधिवेत्ता ट्रिपेल और एंजो लोटी हैं, जिनका मत है कि राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि अलग अलग हैं। ट्रिपेल के अनुसार राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि में निम्नलिखित अंतर हैं।
नंबर 1, विषय संबंधी। राज्य विधि का विषय व्यक्ति है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है। नंबर 2, विधि संबंधी स्रोत। राज्य विधि का स्रोत राज्य की इच्छा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार राज्यों की सामान्य इच्छा है। उपर्युक्त मत के आलोचकों के अनुसार यह कहना उचित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों पर बंधनकारी है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों तथा राज्यों के अलावा दूसरी इकाइयों पर भी लागू होती है। राज्य इच्छा को राष्ट्रीय विधि का स्रोत मानना भी उचित नहीं है। राज्य इच्छा वास्तव में उन व्यक्तियों की इच्छा है जिनसे राज्य बनते हैं। इसके अलावा यह कहना भी उचित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत राज्यों की सामान्य इच्छा है, क्योंकि राज्यों की सहमति के अतिरिक्त भी कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जो राज्यों पर बंधनकारी हैं। एंजेलोटी का यह कथन है, राष्ट्रीय कानून आवश्यक रूप से पालन किया जाता है, क्योंकि यह राज्य विधायिका का मौलिक सिद्धांत है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून पैक्टा sunt servanda सिद्धांत की वजह से पालन किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य के आपसी समझौतों करार का सम्मान किया जाना चाहिए। अर्थात दोनों विधियों को शक्ति प्रदान करने वाली सत्ताएं भी भिन्न होती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय विधि के पीछे किसी देश की सर्वोच्च सत्ताधारी शक्ति होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है, बल्कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के बीच की परस्पर संधियां और समझौतों पर होती है। नंबर 3, विशिष्ट गृहीता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में लागू नहीं की जा सकती। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि के क्षेत्र में तभी लागू की जा सकती है जब राज्य विधि उसे अपने क्षेत्र में लागू होने की अनुमति दे। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू करने से पूर्व राष्ट्रीय विधि के अनुरूप अपने आप को अपनाने योग्य बनाना होगा। यह तर्क दिया जाता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संधियों को विशिष्टतया अपनाया ना जाए या उसमें कुछ परिवर्तन ना किया जाए, तब तक अंतर्राष्ट्रीय संधियों को ज्यों का त्यों राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जैसे नंबर 1, टोक्यो अधिसमय अधिनियम 1975, नंबर 2, राजनयिक संबंधों पर वियना अधिसमय 1982, नंबर 3, हेग अभिसमय 1970 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वायुयान अपहरण विरोधी अधिनियम 1972 का पारित करना इस बात की पुष्टि करता है। आलोचना। यह मत पूर्ण रूप से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से ऐसे नियम हैं जो विशिष्ट गृहीकरण के बिना ही राज्य विधि के क्षेत्र में लागू हो जाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम। नंबर 4, रूपांतरण का सिद्धांत। स्टार्क इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। इस मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियमों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू करने के लिए पहले इनका रूपांतरण परिवर्तन आवश्यक है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियम राज्य विधि के क्षेत्र में तभी लागू किए जा सकते हैं जब राज्य विधि द्वारा इनमें परिवर्तन कर दिया गया हो। बिना परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को राष्ट्रीय विधि
के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में, जब तक राज्य विधि ऐसे नियम को वैधता प्रदान नहीं करती तब तक वे राज्य विधि क्षेत्र में लागू नहीं किए जा सकते। आलोचना, यह मत सहमति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी आलोचना पहले भी की जा चुकी है। सभी संधियों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू होने के लिए राष्ट्रीय विधि में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विधि निर्माण करने वाली संधियों को राज्य विधि के बिना रूपांतरण किए ही लागू किया जा सकता है। रूपांतरवाद की बहुत से विधि शास्त्रियों ने आलोचना की है। यह कहना उचित नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक दशा में रूपांतरण आवश्यक है। नंबर 4, प्रत्यायोजन का सिद्धांत। रूपांतर सिद्धांत के आलोचकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे प्रत्यायोजन का सिद्धांत कहते हैं। इन आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के संवैधानिक नियमों द्वारा प्रत्येक राज्य के संविधान को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वह स्वयं निर्धारित करे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियां राज्य विधि के क्षेत्र में किस प्रकार लागू की जाएंगी। अतः किसी प्रकार का रूपांतरवाद नहीं होता, ना ही नए प्रकार के नियमों का सृजन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राज्य स्वयं ही इस बात का निर्णय करता है कि किसी संधि को कब लागू किया जाए और उसकी व्यवस्थाओं को किस प्रकार वहाँ से राष्ट्रीय कानून का अंग बनाया जाए। वैसे संधियों को लागू होने की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जब से संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। आलोचना, यह सिद्धांत वास्तविकता से परे है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशिष्ट राष्ट्र अपनी कानून व्यवस्था में उसके अनुसार ही परिवर्तन करते रहें। अतः हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य विधि में लागू करने के विषय में विधि शास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। इस विषय में राज्यों के व्यवहार काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके अवलोकन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय विधि की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के मध्य संबंध से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। नंबर 2, राष्ट्रों के बीच नियोजित और सम्माननीय संबंधों को बनाए रखना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि के उपहारों के प्रति संगठित लोग के पारस्परिक व्यवहारों के प्रसंग में सम्मान की भावना उत्पन्न करना। नंबर 4, मध्यस्थ निर्णयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करने को प्रोत्साहन देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।